Hello student, I am Deepa Kumare. It's my third lecture on corporate law. It's paper number C4. Now in this lecture I am going to talk about types of company. In last video I taught about the numbers and invitation to the public. Basically they are the 5 bases of types of company. In last video I taught about private company, public company and one person company. Now in this video I'm going to discuss about and the rest of them. Now first we will see liability of members. So basically there is a two kind of companies under liability of members: limited companies and unlimited company. And next is control or influence, ownership and place of incorporation. So first we will see types liability of on the basis of liability of members. Now on the basis of liability of members बेसिकली दो टाइप की कंपनी आती है, लिमिटेड कंपनीज एंड अनलिमिटेड कंपनीज. लिमिटेड कंपनीज के अंदर दो टाइप की कंपनीज आएगी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो पहले समझते हैं लिमिटेड कंपनी किसको कहते हैं. जब वर्ड लिमिट आए, लिमिटेड लिखा हो मीन्स आप एक मैक्सिमम एक लिमिट लगा दी गई है, मीन्स मैक्सिमम अमाउंट बता दिया गया है कि इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं. मीन्स लिमिट का मतलब एक मैक्सिमम आपका एक बेंचमार्क बता दिया गया है, एक दायरा बता दिया गया, उसके बाद उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं. सो अ लिमिटेड कंपनी इज अ वन इन विच द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू अ सर्टेन अमाउंट बियॉन्ड विच दे कैन नॉट बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट anything towards the payment of company's liability or claims against company. So the members' private properties cannot be sealed by legal authority for the payment of company's liability in the event of company's winding up. मैंने बोला कि जहाँ लिमिटेड वर्ड आ गया मीन्स मैक्सिमम एक सर्टेन अमाउंट की बात की गई. अगर अमाउंट रहेगी चाहे वो जितना भी वो शेयर के रूप में लेके आए या गारंटी के रूप में दिया हुआ हो, मीन्स एक सर्टेन अमाउंट 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, जितना भी अमाउंट होगा एक सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड होगा. उसके अलावा क्या होगा कि जब कंपनी अगर बंद होती है तो जो कंपनी होगी वो मेंबर्स जो होंगे कंपनी के उससे उस पैसे के अलावा दूसरे पैसा नहीं मांग सकती है. उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बोल सकती है कंपनी कि आप अगर कंपनी के का लायबिलिटी है, डेब्ट है, तो आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको पे करो. तो उसी के अंदर दो टाइप का लिमिटेड कंपनी होती है. फर्स्ट वन इज़ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. देखते लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है. अ कंपनी हैविंग the liability of its member limited by the memorandum to the amount if any unpaid, important है unpaid, on the shares respectively held by them. मतलब ये कहा गया है लिमिटेड बाय शेयर्स, उसको कहा गया जो जितना भी सपोज एक मेंबर्स शेयर खरीदते हैं और उसका कुछ पैसा देते हैं और कुछ पैसा नहीं देते हैं, तो कंपनी उस पैसा को मांगेगी जो अनपेड हो. यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ एनी अनपेड ऑन शेयर्स, ठीक है, उसको कंपनी मांग सकती है. इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. फॉर एग्जांपल XYZ Limited has a share capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 shares of rupees 10 each. Divya has purchased 200 shares on which she has paid rupees 6 per share as application, allotment and call monies. Here the liability of Divya is limited only to rupees 4 per share, that is rupees 800. यहाँ पे unpaid amount कितना है, rupees 4 per share. और यहाँ पे वही बात कही गई थी, if any unpaid on the share respectively held by them. तो वही है कि जितना सपोज यहाँ पे दिव्या ने 200 शेयर खरीदा था 10 रुपीज़ करके,
तो उसमें क्या होगा कि 6 उसने पेड किया है और 4 उसने नहीं पेड किया था। तो जो कंपनी होगी वो कितना मैक्सिमम मांग सकती है अनपेड अमाउंट, ₹4 करके, दैट इज़ 800। जो कंपनी होगी वो दिव्या से ₹800 मांग सकती है, इससे बियॉन्ड नहीं मांग सकती, बिकॉज दिव्या का अनपेड अमाउंट क्या है 800। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, a company having the liability of members limited by the memorandum to such amount as the members respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. Thus, in such cases, the liability of members is limited to specified agreed amount. यहाँ पे वर्ड है agreed amount. It's important. मतलब ये कहता है कि अगर कंपनी लिमिटेड, अगर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, मीन्स ये होगा कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो क्या होगा, मेमोरेंडम, जब कंपनी फॉर्म होती है उस टाइम मेमोरेंडम बनता है, उसमें जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो गारंटी देंगे कि हाँ अगर कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो मैं सर्टेन अमाउंट पेड करने के लिए रेडी हूँ। सपोज मान लो एक दिव्या का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दिव्या एक कंपनी में मेंबर्स बनना चाहती है, बट वो मेंबर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के थ्रू वो एंटर करना चाहती है। मीन्स ये है कि जब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बन रहा है तो वो बोली है कि मैं जब कंपनी बंद होगा तो मैं कंपनी को 10 लाख रुपीज़ दूंगी उस टाइम पे, वॉट एवर द लाइबिलिटी अराइजेस, उसका जो भी होगा लाइबिलिटी जो भी आएगी, बट उसका अमाउंट क्या फिक्स किया गया 10 लाख। तो दिव्या क्या करेगी, जब कंपनी बंद होने लगेगी तो जो कंपनी है दिव्या से 10 लाख रुपए तब मांगेगी जब कंपनी बंद हो रही होगी, तो उससे बियॉन्ड कंपनी नहीं मांग सकती है। नाउ अनलिमिटेड कंपनीज, ये क्लियर है, जस्ट अपोजिट है लिमिटेड कंपनी का। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एक सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड रहता था, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नाउ we will see unlimited companies. According to section 2 subsection 92, unlimited company means a company not having any limit on the liability of its members. Unlimited liability means an unrestricted liability which may extend to the personal property of the members. Just suppose limited company का है, अगर कंपनी सपोज मान लो जो मेंबर्स हैं उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड नहीं है। मतलब ये है कि अगर सपोज मान लो किसी ने मेंबर्स जो है वो 10 लाख रुपीस लगाया कंपनी, बट कंपनी की जो लाइबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस मेंबर को क्या करना पड़ेगा, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के या फिर कैसे भी पर्सनल प्रॉपर्टी से अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल उसको उस लाइबिलिटी को पेड करने में हेल्प करना पड़ेगा, वो डेब्ट को पेड करेगा। मीन्स उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी कंपनी की जो भी डेब्ट रहेगी उसको पे करने में। नाउ नेक्स्ट वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया है जिसके अंडर हम लोग डिफरेंट कंपनीज पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। तो इसके अंदर है 3 कंपनी आएंगी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। तो फर्स्ट वी विल से होल्डिंग कंपनी। जब होल्डिंग सब्सिडरी की बात या एसोसिएट की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा ये कंपनी रिलेशन के बीच, दो या उससे ज़्यादा के रिलेशन के बीच का बात कर रहा है। कोई भी एक आइसोलेट होके कंपनी होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकती, सब्सिडरी कंपनी नहीं बन सकती है, ना एसोसिएट कंपनी बन सकती है। ये हमें याद रखना है कि हमेशा कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ रिलेशन में होगी तभी ये अराइज हो सकता है। तो फर्स्ट वी विल सी होल्डिंग कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी इज अ होल्डिंग company relation to one or more companies. That one is important. Relation to one or more company means a company of which such companies are the subsidiary company.
यहाँ पे ये बोला गया कि होल्डिंग कंपनी हम उसे कहेंगे जिसका रिलेशन हो एक या उससे ज़्यादा कंपनी से, और वो कंपनी कैसी होनी चाहिए, कंपनी सब्सिडियरी कंपनीज होनी चाहिए। तो होल्डिंग कंपनी और क्लियर होगा जब हम लोग सब्सिडियरी कंपनी पढ़ेंगे। तो नाउ हियर वी विल सी द सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी में ही होल्डिंग कंपनी की मीनिंग छुपी हुई है। देखते हैं क्या है सब्सिडियरी कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 states that subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company, means a company in which the holding company first control the composition of board of directors or exercises or control more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे बेसिकली सब्सिडियरी कंपनी, अगर मैं बोल रही चाहे वो होल्डिंग हो या सब्सिडियरी हो या एसोसिएट हो, वहाँ पे रिलेशन टू एनी अदर कंपनी होगी, किसी कंपनी के साथ उसका रिलेशन होगा ही। तो यहाँ पे रिलेशन टू एनी अदर कंपनी बोलने का मतलब है ये होल्डिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा है। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी कब कहलाएगी, जब किसी कंपनी के पास कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगी, जब होल्डिंग कंपनी किसी दूसरे कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन पे कंट्रोल होगी उसकी। दूसरा क्या होगा, जो होल्डिंग कंपनी होगी वो क्या होगी, सब्सिडियरी कंपनी की मोर देन 50%, मोर देन 50% मतलब 50.01 भी हो सकता है, बट 50% नहीं होगा। मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, चाहे वो जो होल्डिंग कंपनी हो वो अकेले उसके पास हो या उसके 2-3 सब्सिडियरी मिला के भी अगर उसके पास पावर होती है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ होल्डिंग कंपनी। तो ये जो सेकेंड लाइन है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ए लिमिटेड यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ए लिमिटेड क्या होगा, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। ए लिमिटेड क्या कर रही है, बी लिमिटेड की 70% शेयर कैपिटल जो है कंट्रोल करती है। मीन्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है मोर देन 50%, मोर देन 50% हो रहा है यहाँ पे, हाँ। तो मोर देन 50% मतलब 70% है। मीन्स क्या है, ए इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। बी कंपनी क्या हो जाएगी, सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी ए लिमिटेड का। एक तो ये है, अगर 50% से अकेले किसी कंपनी के पास मोर देन 50% हो, या एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी। यहाँ पे देखते हैं जो सी लिमिटेड है वो क्या है, जो सी लिमिटेड है वो क्या करता है, बी लिमिटेड जो है, सी लिमिटेड कैसे सब्सिडियरी बन जाती है वो देखते हैं। बी लिमिटेड क्या कर रहा है, 30% जो है, 30% जो है किसका शेयर्स, 30% कंट्रोल बी लिमिटेड कर रहा है सी का, और ए लिमिटेड जो है वो 40% शेयर कैपिटल कंट्रोल कर रहा है सी का। अगर आप इन दोनों को मिला दो, देन इट विल बिकम 70%। तो अगेन ये क्या हुआ है, दोनों मिलाने के बाद 70% क्या हो जा रहा है, कंट्रोल हो जा रहा है। क्यों, यहाँ पे जो बी लिमिटेड कंट्रोल 30% कर रही है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी जो है वो सब्सिडियरी है ए लिमिटेड की, तो इनडायरेक्ट वे में जो कंट्रोल होगा सी लिमिटेड का वो किसके पास चला जाएगा, ए लिमिटेड के पास। तो इसी तरह ए लिमिटेड जो होगी सी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। यहाँ पे क्लियर है। मीन्स ये आपको देखना है कि सब्सिडियरी कंपनी के और होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में होल्डिंग कंपनी के पास मोर देन 50% अगर शेयर्स, मोर देन 50% अगर वोटिंग राइट पावर है कंपनी के पास, देन इट विल बिकम द होल्डिंग कंपनी। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर एसोसिएट कंपनी। According to section 2 subsection 6 states that associate company in relation to another company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। यहाँ पे बोल रहा है
यहाँ पे जो एसोसिएट वो कंपनी है जो सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। क्या है? एसोसिएट वैसी को कहते हैं जो सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। मतलब ये है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक वर्ड है यूज़ किया हुआ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। उसका मतलब यहाँ पे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 subsection 6 now is in the context of an associate company. The expression significant influence means control of at least 20% of voting total voting power or control of for participation in the business decision under an agreement. यहाँ पे कह रहा है जब significant influence की बात होती है तो जो एसोसिएट कंपनी होगी जो भी, उसका क्या होगा, 20% एटलीस्ट जो कंपनी होगी उसका एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो एसोसिएट कंपनी आप देखोगे वो सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। मतलब जो एसोसिएट कंपनी का वोटिंग पावर है वो 20% to 50% के बीच में होनी चाहिए। जैसे वो 50% से आगे चला गया, 50.1% हो गई, तो वो कंपनी सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी, फिर वो एसोसिएट कंपनी नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? हमेशा आपको ध्यान रखना है 20 से 50% के बीच में रहनी चाहिए वोटिंग पावर पे कंट्रोल। अगर जहाँ उससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो बन जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। और सपोज मान लो 20% से कम हो गई तो वो कंपनी इंडिविजुअली काम करेगी ना, वो एज एसोसिएट कंपनी भी काम नहीं करेगी ना। और यहाँ पे ये क्या आ गया कि ज्वाइंट वेंचर भी है, उसको भी कह सकते हैं हम लोग एसोसिएट कंपनी। बिकॉज अगर सपोज मान लो 2 कंपनी ज्वाइंट वेंचर करी तो 50% ही साथ में रख रही है, और वो अपने हिसाब से जो भी अपने राइट्स है, अपने जैसे एसेट्स मैनेजमेंट करना है वो उसके अपने हिसाब से करेगी। उनका अपना अरेंजमेंट होगा अपने, और उसके हिसाब से जो भी एसेट्स आएगा उसके हिसाब से वो अपने राइट्स को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली यही है कि ज्वाइंट वेंचर्स 50-50% पे रहता है, इसलिए उसको भी हम लोग इस एसोसिएट कंपनी के इसमें डाला गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज यस, क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था ऑन द बेसिस, अभी तक हमने 3 पढ़ लिया है। नाउ फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो ओनरशिप के बेसिस पे पढ़ेंगे ओनरशिप। नाउ तो इसके अंदर 3 है, गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज एंड ज्वाइंट कंपनीज। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी गवर्नमेंट कंपनी। नाम से ही क्लियर, वेरी मच, बहुत आराम से समझ। गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे उसे जहाँ पे मैक्सिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसके हाथ में हो? गवर्नमेंट के हाथ में हो। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या 2 स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी वो कंपनी चला सकते हैं। तो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन, क्लियर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स any company in which at least 51% of paid up share capital is held by the central government or by any state government for or governments, partly by the central and partly by one or more state governments, and includes a company which is subsidiary company of a government company. इस अब वेरी मच क्लियर। वैसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे जिसका ओनरशिप, जिस गवर्नमेंट के पास 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। वैसी कंपनी जिसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर स्टेट सेंट्रल दोनों मिलके हो, या केवल स्टेट, 2 स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो वैसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज जस्ट अपोजिट टू दिस वन, द कंपनी इन विच central or state government does not hold any part of share capital are known as a non-government companies. Non-government companies, yes.
Here the full stop is missing, I think. IT companies, they are mostly the companies and the private sectors of the economy and may be in the private, including one person, may a company or public type companies. Here the full stop is missing. तो बेसिकली नॉन गवर्नमेंट कंपनी उसे कहेंगे जो बेसिकली ना स्टेट उसको उसके शेयर्स को होल्ड करती हो, ना स्टेट गवर्नमेंट कर रही हो, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही हो, तो वैसी कंपनियों को हम क्या कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज कहेंगे. एंड द ज्वाइंट कंपनीज, ज्वाइंट जहाँ वर्ड आ रही है मीन्स दो, किसी दो ज्वाइंट मतलब मिलना. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, द कंपनीज इन विच द शेयर कैपिटल इज हेल्ड इन पार्ट्स बाय द प्राइवेट पर्सन्स एंड द गवर्नमेंट आर नोन एज अ ज्वाइंट कंपनीज. वैसी कंपनियाँ जहाँ पे प्राइवेट कुछ वैसी कंपनी को कहेंगे जहाँ पे किसी कंपनी के कुछ शेयर्स प्राइवेट पर्सन के पास है या कुछ गवर्नमेंट के पास है. और हाँ, जो गवर्नमेंट के पास है वो लेस देन 51% होनी चाहिए. अगर मोर देन 51% हो गई, अगर 51% हो गई सपोज मान लो, तो वो तो गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर होगा. इसलिए हमेशा जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होगा, जो शेयर्स होल्ड करेंगे जितने भी, वो लेस देन 51% होगी, तो ही उसको ज्वाइंट कंपनीज के अंदर हम डाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज, यस दिस वन इज द लास्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, ये जो हमारा कैटेगरी लाया गया है वो बेसिकली किस पे कैटेगरी लाया गया, इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पे फॉर्म हुआ है कंपनी उसके बेसिस पे. तो डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनीज. डोमेस्टिक और इंडिजीनियस कंपनी मीन्स दोज कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. Domestic company may be controlled by foreign individual or corporate bodies, but it must have been incorporated by them in India as per the provisions with the laid down Companies Act 2013. बेसिकली डोमेस्टिक कंपनी वो उस कंपनी को कहेंगे जो इंडियन टेरिटरी के अंदर फॉर्म हुई हो. इंडियन टेरिटरी के अंदर फॉर्म हुई मतलब जो भी जोग्राफिकल एरिया है इंडिया के अंदर कहीं पे भी अगर फॉर्म कंपनी हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिक कंपनीज कहेंगे. और उसकी कंट्रोल में भी एक फॉरेन इंडिविजुअल के हाथ में भी हो सकती है, किसी कॉर्पोरेट बॉडीज़ के भी हाथ में हो सकती है. बट वो क्या होनी चाहिए, कोई भी उस को हैंडल करे उस कंपनी को, बट कंट्रोल करे, बट उसकी फॉर्मेशन हमेशा विद इन इंडियन टेरिटरी होगी, तभी उसको हम एज अ डोमेस्टिक कंपनीज कंसिडर करेंगे. देयर इज लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, आप देख लोगे. एनटीपीसी हुआ हमारा, फिर रिलायंस हुआ हमारा, फिर जिंदल हुआ. देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज. नाउ फॉरेन कंपनीज. According to section 2 subsection 47 of the Companies Act 2013, foreign company means any company or body corporate outside India which has a place of business in India, whether by itself or through an agent physically or through electronic mode, and b conduct any business activity in any other manner. Both these conditions must be satisfied concurrently. बेसिकली ये बोला जा रहा है कि फॉरेन कंपनी उसको कहेंगे जो इंडियन टेरिटरी के बाहर फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया हो, बट उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में है, चाहे वो उसके एजेंट के थ्रू चल रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, कैसे भी उसकी एक्टिविटी चल रही है, बट ये होनी चाहिए कि वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होगी, तो ही उसको कहेंगे फॉरेन कंपनीज. देयर आर लॉट्स ऑफ, वैसे बहुत सारे कंपनीज है जो हाँ यहाँ पे काम कर रहे हैं. वैसे आप MI देखो, फ़ोन में लॉट्स ऑफ ब्रांड्स हैं, MI हुआ, सैमसंग हुई, दीज आर द ब्रांड्स. लॉट्स और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. ऑटोमोबाइल्स में चले जाओ तो बहुत सारे मिल जाएंगे. हुंडई हुआ, ये सब क्या है, इंडिया के ब्रांड. मर्सिडीज़ हुए, ऑडी हुआ, दीज आर द फॉरेन कंपनीज जो जिस फॉर्मेशन तो आउट ऑफ इंडिया, बट वो काम कहाँ कर रहे हैं, इंडिया में आके कर रहे हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कंपनीज. नाउ
आई थिंक इट्स ओवर, यस। ये यहाँ पे 5 कंप्लीट होते हैं हमारे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।